हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है आपका डे वन के थर्ड लेक्चर में। रात के 9 बज रहे हैं और आप अगर अभी भी लेक्चर देख रहे हो तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कंसिस्टेंट हो। डे वन में तो फिलहाल कंसिस्टेंट हो, आगे क्या हो आप नहीं मालूम, आगे पता चलेगी। तो यार, आज हम लोगों का डे फर्स्ट है, थर्ड लेक्चर है हम लोगों का। रात के 9 बज रहे हैं, मनी बैंकिंग हमें स्टार्ट करना है। स्टैटिक पोर्शन कंसिडर किया जाता है आपके बीएचयू बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में। तो यार, आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, मनी से रिलेटेड इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। सिंपल समझो, इन भैया को देखो, यहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हैं मुर्गियां इन द इसके बदले, सेब के बदले। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। बार्टर सिस्टम होता क्या है, सिंपल आसान भाषा में बताऊं तो गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करना। समझ रहे हो ना, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करना ही बार्टर सिस्टम होता है। ठीक है, मैं तुम्हें ये पेन टैप दे रहा हूं, तुम मुझे ये पर्टिकुलर माइक दे रहे हो, तो यहाँ पे बार्टर सिस्टम हो रहा है। क्यों? यहाँ पे कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है सर। समझ रहे हो, कॉमन वैल्यू कौन होता है? मनी होता है सर। मेजर कर सकते हो आप हर एक चीज के यूनिट को। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते हो। जैसे कि वीट आप एक्सचेंज कर रहे हो क्लोथ्स के बदले, हाउस फॉर हॉर्सेस, और टीचर को आप वीट पे कर दे रहे हो इन द एक्सचेंज ऑफ हिज सर्विस। ठीक है, इसे सी टू सी इकोनॉमी भी बोलते हैं, मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। अब देखो, यहाँ पे बार्टर सिस्टम के कुछ डिफिकल्टीज दे रखे हैं। सबसे पहला, डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट का मतलब होता है एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है जहां पे मानकर चलो मुझे माइक की रिक्वायरमेंट है, मुझे ये तुम्हारा माइक चाहिए, और इसके बदले मैं तुम्हें ये पर्टिकुलर पेन टैप दे रहा हूं। क्या एक्चुअल में तुम्हें ये पेन टैप की, इस पेन टैप की नीड है? यहाँ पे तो दोनों एक चीज पे एग्री नहीं कर पा रहे हैं। मान लो मुझे माइक की नीड है, तुम्हें इस चीज की जरूरत ही नहीं है, तो तुम क्यों एक्सचेंज करोगे भाई? ठीक है, यहाँ पे कॉमन मेजर वैल्यू एब्सेंस होता है, लैक रहता है, स्टोर आप पर्टिकुलर चीज को नहीं कर सकते हो यहाँ। ठीक है, अगर पैसा रहे तो पैसे को आप स्टोर कर सकते हो। इनडिविजिबिलिटी, किसी किसी गुड्स को आप डिवाइड नहीं कर सकते हो प्रॉपरली। और पेमेंट इन द फ्यूचर, ये चीज यहाँ पे दिक्कत करती। फ्यूचर में पेमेंट अगर करना हो तो वो फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाती है। अब इन सबको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया गया है, एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं बनता है यार, क्योंकि तुमसे पूछा ही नहीं जाए। अब इवोल्यूशन ऑफ मनी से कुछ पॉइंट्स तुमसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं यहाँ पे। जो मनी वर्ड है वो किसी एक लेटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका नाम है मोनिया। मोनिका नहीं, मोनिया, जिस विच वॉज द सरनेम ऑफ रोमन गॉडेस। कहाँ की थी? जूनो की थी, रोम टेम्पल में। द टाइप ऑफ मनी इन एवरी एज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लाइवलीहुड इन हंटिंग सोसाइटी। पुराने जमाने और पुराने टाइम के, पहले आदि मानव के जमाने की यहाँ पे बात की जा रही है। उस टाइम स्किन्स को एज अ मनी यूज किया जाता था। तो ये सारी चीजें रिलेवेंट नहीं है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे मैं डिटेल में डिस्कस भी नहीं करने वाला हूँ। अब कुछ स्टेजेस होते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी के, जैसे कि कमोडिटी मनी। किधर गया? बहुत ऊपर नीचे हो रहा है ना आज। हाँ, कमोडिटी मनी हो गया सर, फिर आया मेटालिक, फिर आया पेपर मनी, फिर आया क्रेडिट मनी, और फिर आया नियर मनी। इन सबको हमें समझना होगा। अच्छा, सबसे पहले ये चीज जानो कि मनी सप्लाई होता क्या है। मनी सप्लाई का मतलब तुम जानते हो कि एक इकोनॉमी में करेंटली कितने पैसे होल्ड किए गए हैं जनता के द्वारा। पूरे इकोनॉमी में, होल इकोनॉमी में कितने पैसे अभी सर्कुलेशन में है। तो इसके अंदर चार टर्म्स हमें पढ़ने, M1, M2, M3 एंड M4। स्क्रीन थोड़ा ब्लर है भाई, मैनेज कर लेना। M1 में क्या आएगा? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विथ RBI। मतलब C प्लस, लिखा जा भाई, D प्लस DD। फिर नहीं लिखा रहा, लिखा जाओ। हाँ, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट्स ऑफ RBI। फिर बात करूं मनी सप्लाई M2 की, मतलब M2 सिंपली कहो तो M2। इसके अंदर M1 तो पूरा आएगा ही सर, लेकिन सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो आपने रखे हैं वो भी आएंगे इसके अंदर। M3 के अंदर M1 पूरा आएगा प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक। M4 के अंदर M3 पूरा आएगा और टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सक्लूडिंग NSC। ठीक है, तो कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यहाँ समझा रहा हूँ। M1 को हम सर नैरो मनी बोलते हैं, M3 को हम ब्रॉड मनी बोलते हैं। उन्हीं चीज को यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है, चाहो तो एक बार तुम यहाँ पे देख सकते। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी को। मेटालिक मनी, मनी मेड ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड मेटालिक मनी।
इट रिफर्स टू कॉइन्स मेड ऑफ सर्टेन मेटल्स, जैसे कि गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, सिंपली लोहे से बने सिक्के। गोल्ड के भी हो सकते हैं, सिल्वर के भी हो सकते हैं। पेपर मनी जो कि कागज से बने हुए होते हैं, कुछ डिस्कस करने जैसा है नहीं। क्रेडिट मनी मतलब जिसमें आप प्रॉमिस कर रहे होते हो कि आपको वो चीजें पे करनी है। एक मिनट, लाइट फ्लक्चुएशन हो रही है यहाँ, मैं देख ले रहा हूँ। सो बात हम कर रहे थे क्रेडिट मनी की। तो क्रेडिट मनी क्या होता है? वैसे मनी जो आप उधारी पे लेते हो, लेकिन आप प्रॉमिस करते हो कि आप एक टाइम पे उसे पे करोगे, जिससे भी आपने लिया हुआ हो। ठीक है। अब कुछ क्लासिफिकेशंस और दिए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पे मनी प्रॉपर। मनी प्रॉपर क्या है सर? वैसे मनी जो कि आपके कंट्री के सर्कुलेशन में अभी हो, जैसे कि रुपी एंड कॉइन हो गए सर। फिर बारी आती है कमोडिटी मनी एंड रिप्रेजेंटेटिव मनी की। तो कमोडिटी मनी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो सर्टन मेटल से बना हुआ हो एंड इट्स फेस वैल्यू सेम एज इंट्रिंसिक वैल्यू। दो टर्म यहीं पे मेन है, बाकी सब खत्म, टाटा बाय बाय। फेस वैल्यू सेम होगा उसके इंट्रिंसिक वैल्यू से। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है जिस पर्टिकुलर चीज से वो मिलकर बना हो। तो फेस वैल्यू 5 रुपए का उसका फेस है, और इंट्रिंसिक जितना बना हो, दोनों अगर इक्वल हो तो उस सिचुएशन में हम नाम देते हैं उसे कमोडिटी मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी जिसका मटीरियली वैल्यू जो ग्रेटर हो उसके इंट्रिंसिक स्टफ से, मतलब जो फेस वैल्यू होता है वो ग्रेटर हो। ठीक है, ध्यान रखना। लीगल टेंडर और ऑप्शनल मनी की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो लीगल टेंडर मनी वैसे मनी होते हैं जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं, और कोई भी उसे डिनाई नहीं कर सकता है उसके एक्सेप्टेंस से। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए का नोट्स हमारे इकोनॉमी के सर्कुलेशन में है, तो कोई दुकान वाला उसे लेने से मना नहीं करेगा, या आप ही मना नहीं करोगे, क्योंकि वो लीगली फोर्स किए गए हैं। ऑप्शनल मनी नाम से समझो जो कि ऑप्शनल हो, जैसे कि चेक हो गए, बैंक ड्राफ्ट हो गए। किराने वाले को चेक नहीं ना जाके दोगे, कहेगा नहीं भैया नहीं चाहिए, हमें तो कैश ही चाहिए, या ऑनलाइन कर दो पे। कुछ अदर टाइप्स ऑफ मनी और दे रखे हैं। सबसे फर्स्ट है यहाँ पे फिडिसरी मनी। फिडिसरी मनी मतलब वैसे मनी जो कि एक्सेप्टेड हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसकी वजह से? ट्रस्ट। चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा, ट्रस्ट ट्रस्ट ट्रस्ट। जो कि ट्रस्ट की वजह से चल रहे हो पेयर और पे के बीच में। फॉर एग्जाम्पल सर चेक हो गए, क्रेडिट मनी बता दिया मैंने, फुल वर्डाइट बता दिया, चीप मनी जो कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल हो। यार एनोटेट हो जा, देखो देखो देखो, हो नहीं रहा है अभी एनोट, छोड़ जाने दो। नियर मनी क्या होता है सर? जो कि हाईली लिक्विड हो और आप उसे क्विकली और इजिली कॉइन्स में, कैश में कन्वर्ट कर पाओ। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ूं? इधर गए भैया। हाँ, एविल्स ऑफ मनी, दुश्मन, लिमिटेशन, डिमेरिट्स। मनी के वैल्यू में इंस्टेबिलिटी होगी, मोनोपोलीज का ग्रोथ होता है, आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। ठीक है सर, समझ रहा हूं। ब्लैक मनी होगी। क्यों सर होती है सर ये सारी चीजें? ये एविल्स हैं, लिमिटेशंस है सर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है? नहीं भैया रिलेवेंट नहीं है, बस दिखा दे रहा हूं। नहीं दिखाऊंगा तो कहोगे सर ये स्किप कर दिया आपने। अब बारी आती इंपॉर्टेंट टॉपिक की, ग्रेसम्स लॉ। इनके द्वारा दिया गया था, सर थॉमस ग्रेशम के द्वारा। इनमें क्या एक प्रॉपर स्टेटमेंट निकल कर आया था, बैड मनी टेंड्स टू ड्राइव गुड मनी आउट ऑफ द सर्कुलेशन। जो पुराने सिक्के होंगे वो नए सिक्के को सर्कुलेशन से बाहर निकाल फेंकेंगे, ऐसे निकाल फेंकेंगे। ठीक है। तो जो बैड मनी है, पुराने सिक्के हैं, समझना ध्यान से, पुराने सिक्के, बैड मनी मीन्स ओल्ड कॉइन्स, टेंड्स टू ड्राइव गुड मनी, गुड मनी मीन्स न्यू कॉइन्स, आउट ऑफ द सर्कुलेशन। स्टेटमेंट का ये कहना है। एक टाइम पे क्या हुआ था, क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया था अपने इकोनॉमी में, उन्होंने नए नए सिक्के इंट्रोड्यूस करवाए थे, एकदम मोटे मोटे ताजे ताजे फ्रेश गरम गरम सिक्के इशू करवाए थे। अब लोग तो ठहरे, समझ रहे हो ना? वो क्या किए कि जो नए सिक्के थे उनको छुपाना स्टार्ट कर दिए। नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी, हम लोग नए नए नोट छुपा के रखते हैं ना, खर्च करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, छुपा के रखते हैं। और पुराने जो कॉइन्स थे वो अभी भी सर्कुलेशन में चल रहे थे। तो उसी से सर थॉमस ग्रेशम ने बोला कि जो बैड मनी है, ओल्ड कॉइन्स है, वो नए कॉइन्स को सर्कुलेशन से बाहर उठा फेंक रहे हैं। ठीक है, ग्रेसम्स लॉ, ध्यान रखना। अब बारी आती है मॉनेटरी स्टैंडर्ड की। मॉनेटरी स्टैंडर्ड के अंदर दो टाइप्स हैं, मेटालिक स्टैंडर्ड और पेपर स्टैंडर्ड। ठीक है।
मोनोमेटालिज्म हो गए और बायमेटालिज्म हो गए। मोनोमेटालिज्म के अंदर सिल्वर एज वेल एज गोल्ड आते हैं। पेपर स्टैंडर्ड के अंदर फ्री हो गए और मैनेज्ड होते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड की अगर बात करूं तो इसके अंदर गोल्ड कॉइन स्टैंडर्ड, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, गोल्ड पैरिटी और गोल्ड रिजर्व, इन सबको भी हमें डिटेल में डिस्कस करना है मेरे भाइयों। सो स्टार्ट करते हैं मेटालिक स्टैंडर्ड से। तो मेटालिक स्टैंडर्ड में क्या होता है, जो हमारा मॉनेटरी यूनिट होता है, मॉनेटरी यूनिट समझ रहे हो ना, वो किसी मेटल्स के टर्म में डिफाइन होगा, जैसे कि गोल्ड हो गए सर, सिल्वर हो गए, ये सारे चीजें इसके अंदर आती हैं। मोनोमेटालिज्म, सबसे पहला यहाँ पे मोनोमेटालिज्म है। मोनोमेटालिज्म एक वैसा मॉनेटरी सिस्टम है जहां पे मॉनेटरी यूनिट जो होगा उसे आप बनाओगे और कन्वर्ट करोगे एक सिंगल मेटल में। मेरे एक मेटल होगा बस, एक मेड और कन्वर्टिबल इन ओनली वन मेटल। और वहीं बात करूं बाय मेटालिज्म की, तो यहाँ पे दो मेटल्स साइमल्टेनियसली ऑपरेट कर रहे होंगे, फॉर एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर। क्लियर है? मोनो सिंगल, सिंगल हो भैया, और बाय मेटालिज्म डबल, सिंगल हो भैया। आ जा भाई, ठीक है, क्लियर है यहां तक? टाइप्स ऑफ मोनोमेटालिज्म, मोनोमेटालिज्म के अंदर हमें पढ़ना है सिल्वर स्टैंडर्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड। सिल्वर स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो हमारा मॉनेटरी यूनिट होता है वो सिल्वर के टर्म में डिफाइन किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉइन्स आर मेड अप ऑफ सिल्वर एंड अ फिक्स्ड वेट, और फाइनेंस जो होता है वो सिल्वर के टर्म में डिफाइन किया जाता है। सिंपल, कुछ नहीं है, बस ये जो हमारे सिल्वर मॉनेटरी यूनिट्स होंगे वो सिल्वर के टर्म में, सिंपल बात खत्म। और यहाँ पे कोई भी हमारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। किसके सर? सिल्वर के। भारत कब से कब तक रहा था सिल्वर स्टैंडर्ड पे? इंपॉर्टेंट टर्म हाईलाइट करो, 1835 टू 1893। बात करो गोल्ड स्टैंडर्ड की, तो गोल्ड स्टैंडर्ड मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है मोनोमेटालिक स्टैंडर्ड का। इसमें मॉनेटरी सिस्टम को, मॉनेटरी यूनिट को गोल्ड के टर्म में भैया एक्सप्रेस करते हैं हम। यूके पहला कंट्री था जिसने गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया था इन द ईयर 1816, और वो भैया पहले भी थे, इन्होंने अबंडन भी करा इसे 1931 में। फिर धीरे धीरे करके जर्मनी ने, फिर धीरे धीरे करके अदर कंट्रीज ने, फिर फाइनली पूरे वर्ल्ड से 1936 में निकाल फेंका। अब यहाँ पे टाइप्स दे रखे हैं गोल्ड स्टैंडर्ड के। सबसे पहला है गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, गोल्ड बुलियन। पहले दो को डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ अ गोल्ड स्टैंडर्ड। अंडर दिस गोल्ड कॉइन्स आर इन सर्कुलेशन। इसे हम ट्रेडिशनल गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, फुल गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, और ऑर्थोडॉक्स गोल्ड स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। भाई तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कंसिडर कर लेना अच्छे से। अब देखो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड में मैंने फिर से अपडेट नहीं करे, इसमें फिर से कुछ गलतियां हैं, बताऊंगा, और कमेंट सेक्शन में तुम भी बताना, और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पिन कर दूंगा जो भी सही चीजें होंगी। एक्सेप्ट कर रहा हूँ भैया अपनी गलती, तो प्लीज गाली मत। देखो गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, अंडर दिस टेकन और पेपर मनी सर्कुलेटेड विच आर कन्वर्टेबल इन गोल्ड, ब्रिटेन के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था 1925, लेकिन रिजेक्ट। देखो यहाँ कुछ दिक्कतें हैं, स्किप करो गोल्ड बुलियन, पूरी तरह से स्किप करो, मैं तुम्हें बता दूंगा इंस्टाग्राम या फिर कहीं मैं अपडेट दे दूंगा इससे रिलेटेड। मैंने सही किया था इसे, पता नहीं फिर से वैसे के वैसे ही हो गए, हो सकता है कि दूसरे नोट्स में मैंने अपडेट करा हो, सॉरी सॉरी सॉरी। गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में सर में क्या याद रखना है, देयर आर नाइदर गोल्ड मनी और गोल्ड यूनिट इन सर्कुलेशन में नहीं होते हैं, ना ही आप इसे कन्वर्ट करते हो गोल्ड में, लेकिन इसे आप कन्वर्ट करते हो उस टाइप के फॉरेन मनी में जहां पे गोल्ड स्टैंडर्ड एज अ बेस हो। ध्यान से सुनना, ये ना ही सर्कुलेशन में होंगे ना ही गोल्ड में कन्वर्ट किए जाते हैं, लेकिन उस कंट्री के फॉरेन मनी में कन्वर्ट किए जाते हैं, उस कंट्री के बेस मनी में कन्वर्ट किए जाते हैं जहां पे गोल्ड स्टैंडर्ड हो। भारत में कब से कब तक रहा सर? 1900 से लेकर 1907 तक। ये सिर्फ हम फॉरेन पेमेंट्स में यूज करते हैं। गोल्ड रिजर्व स्टैंडर्ड, ये रिवाइज्ड फॉर्म है गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड का। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? फ्लक्चुएशन को चेक करना, और स्टैंडर्ड डेवलप किया गया था 1936 में। याद करना होगा मेरे भाई, हाँ सर याद तो करना होगा। गोल्ड पैरिटी एक बार देख लेना, कुछ खास तो इसमें है नहीं। ये स्टैब्लिश किया गया था विद द हेल्प ऑफ आईएमएफ अंडर द एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय द आईएमएफ कंट्री। स्टैब्लिश किया गया था आईएमएफ के द्वारा, आईएमएफ के साथ, और इसके आईएमएफ कंट्रीज के जो मेंबर्स होंगे वो इसमें डिसीजंस ले रहे होते हैं। ठीक है मेरे भाई। अब बारी आती है पेपर मनी की। ठीक है, पेपर मनी बात कर लेते हैं। पेपर मनी इज द नोट प्रिंटेड ऑन अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर ऑन विच इशुइंग ऑफिसर
प्रॉमिस टू पे वैल्यू देयर इन, मतलब देखते हो ना उस पर लिखा रहता है। नोट वोट नहीं देखे हो क्या आज तक? ऐसे घूर रहे हो तुम मुझे। इसे हम मैनेज्ड करेंसी, स्टैंडर्ड और क्रिएटिव स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। नॉट कन्वर्टेबल होता है, किसी मेटल में आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। अब हमारे चाइना भैया है, चीना भैया, चाइना जो थे वो पहली कंट्री थे जिसने पेपर करेंसी को अडॉप्ट करा सर। बैंक ऑफ बंगाल फर्स्ट बैंक टू हैव इशूड द पेपर करेंसी इन 1806। अब इसके कुछ यहाँ पे फीचर्स दे रखे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो सर इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेपर मनी के। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं सर पेपर मनी के। सबसे पहला रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, ये फर्स्ट स्टेज है हमारे पेपर मनी का। इसमें 100% गोल्ड रिजर्व एज अ बैकअप रखा जाता है सर, याद रखिएगा। कन्वर्टिबल पेपर मनी में क्या होता है, इसमें फ्यू परसेंट, इसमें 100%, इसमें फ्यू परसेंट। ठीक है, ये डेट कंसिडर कर लोगे ना एक बार, कि ये भी पढ़ के बताऊं मैं, कर लेना। फिर बारी आती है नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी की। इसमें क्या होता है, ना ही कोई रिजर्व रखा जाता है, ना ही गवर्नमेंट गारंटी देती है कि भैया हम तो कन्वर्टर नहीं करेंगे, कोई गारंटी नहीं होती है। फियाट मनी, ये क्राइसिस पीरियड में इशू किए जाते हैं, इसे हम इमरजेंसी करेंसी भी बोलते हैं। कोई भी रिजर्व यहाँ पे नहीं रखा जाता है और कहीं ना कहीं लिमिटेड क्वांटिटी में इशू। अब चलो, दो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे निकल कर आ रहा है। प्रिंसिपल ऑफ इशूइंग करेंसी, दो प्रिंसिपल होते हैं जिसके बेसिस पे करेंसी इशू किए जाते हैं। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? पहला है करेंसी प्रिंसिपल और दूसरा है बैंकिंग प्रिंसिपल। करेंसी प्रिंसिपल को सिक्योरिटी प्रिंसिपल भी बोलते हैं, बैंकिंग प्रिंसिपल को इलास्टिक प्रिंसिपल भी बोलते हैं। करेंसी प्रिंसिपल में 100% मेटालिक रिजर्व रखना नेसेसरी है और इसमें कुछ परसेंट फ्यू परसेंट मेटालिक रिजर्व रखना नेसेसरी। ठीक है मेरे भाई, याद रहेगा। तो अब यहां पे कुछ मेथड्स दे रखे, फिक्स्ड फिडुशियरी सिस्टम, मैक्सिमम फिडुशियरी सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, सिंपल डिपॉजिट सिस्टम, गवर्नमेंट बॉन्ड डिपॉजिट सिस्टम और मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इन सबको हम नेक्स्ट डे में डिस्कस करने वाले हैं। डे फर्स्ट था। हाँ सर, छोटे छोटे लेक्चर्स क्यों बना रहे हो? बोले थे 20 से 30 मिनट के बीच में रखोगे। सुबह भी 15 मिनट का दिए, दोपहर में भी 15 मिनट का दिए, रात में भी बहुत छोटा लेक्चर दे रहे हो, क्या बात है सर? यार स्टार्टिंग में हो, थोड़ा आदत तो बनाओ। छोटे छोटे लेक्चर से तुम्हें लेके जाऊंगा ना तारों के शहर में, जहाँ पे तारे दिखने शुरू होंगे तुम्हें। तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल सुबह फिर से 8 बजे। डे 2 हमारा होगा। इसी जोश के साथ मैं भी आऊंगा, तुम भी अपने फुल जोश होश के साथ आना, चाय वाय पीते रहना सुबह सुबह। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।